गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के टॉपिक के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व या उपयोग और साथ में व्यष्टि अर्थशास्त्र की कमियां, ये सारी चीज़ें पिछली क्लासों में हो गई। आज समष्टिगत विरोधाभास के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। क्वेश्चंस कई बार आते हैं इसके बारे में कि समष्टिगत विरोधाभास किसे कहते हैं, तो आप आज समष्टिगत विरोधाभास वाला जो है हेडिंग नोट कीजिए या हेडिंग डालिए, समष्टिगत विरोधाभास। क्या होता है समष्टिगत विरोधाभास? प्राय ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो कुछ व्यक्तियों के लिए या कुछ अंश के लिए तो सही होते हैं, लेकिन अगर सारी अर्थव्यवस्था वो काम करने लगे, सारी अर्थव्यवस्था के द्वारा वो काम किया जाने लगे, तो वो सही की जगह गलत सिद्ध हो जाते हैं या अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होते हैं। यही आपका समष्टिगत विरोधाभास कहलाता है कि जो बात कुछ व्यक्तियों के लिए सही होती है, अगर सारा समाज उसको करने लग जाए, सारा अर्थव्यवस्था उसको करने लग जाए, तो उसका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव यानी नकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। यही आपका समष्टिगत विरोधाभास कहलाता है। इसको आप एक बार लिख लीजिए, मैं आपको लिखा देती हूँ। प्राय ऐसे कई उदाहरण, प्राय ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। इसको आप इन्वर्टेड कोमा में लिखना, क्योंकि अगर किसी चीज़ को अपन परिभाषा के रूप में या किसी कोटेशंस के रूप में लिखते हैं तो आपको परिभाषा ऐसे ही इन्वर्टेड कोमा में लिखना होता है। जिनमें जो बात अंश का मतलब कुछ होता है, कुछ व्यक्ति कर दो भले, कुछ व्यक्ति, प्राय ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनमें जो बात अंश के लिए सही होती है, यानी कुछ व्यक्तियों के लिए सही होती है, वह कुल यानी समग्र। समग्र का मतलब सभी व्यक्ति आ गए, तो वह कुल या समग्र के लिए सही नहीं निकलती, सही नहीं निकलती। यही समष्टिगत विरोधाभास, यही समष्टिगत विरोधाभास कहलाता है। इनवर्टेड कोमा क्लोज्ड। इसे समष्टिगत विरोधाभास कहते हैं। इसे एक और नया नाम या एक दूसरा नाम है इसका, जोड़ संबंधी भ्रम। यहाँ पर आप ऑब्लिक करके डाल दीजिए, जोड़ संबंधी भ्रम इसका दूसरा नाम है। कई बार एग्जाम में जो है समष्टिगत विरोधाभास ना पूछकर जोड़ संबंधी भ्रम के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको दोनों ही नाम पता होने चाहिए कि समष्टिगत विरोधाभास को ही जोड़ संबंधी भ्रम कहते हैं। तो आपका प्राय ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी।
कुछ व्यक्तियों के लिए जो सही है वो लाभप्रद होता है, लेकिन अगर सारी अर्थव्यवस्था या सभी व्यक्ति वो काम करने लग जाए तो वो सही नहीं निकलता। यही समष्टिगत विरोधाभास कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए आप इसमें, बचत करना अच्छी बात है। प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक क्रियाएं करके आय अर्जित करता है। आय को अपन ने किसे डिनोट किया? वाई से डिनोट किया। अब इसके बाद उस आय में से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है, उसको उपभोग बोलते हैं। ये आपका क्या है? आय। सी क्या है आपका? उपभोग। वाई में से, आय में से सी यानी उपभोग, और उपभोग होने के बाद जो पैसा बचता है उसको क्या कहा जाता है? उसको बचत कहा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो है बचत की जाती है अपनी आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या आने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए, या कई बार जो है आकस्मिक जो है अचानक खर्चे आ जाते हैं, उन सबको बचत के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है अगर व्यक्ति बचत करता है। अगर व्यक्ति बचत नहीं करता है, सारा का सारा उपभोग कर देता है, खर्च कर देता है, तो जब उसे पैसों की आवश्यकता होती है तो उसे दूसरों से ऋण लेकर काम निकालना पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि जब उसकी कंडीशन सही नहीं होती है, जब उसकी आय से संबंधित जो है स्थिति सही नहीं होती है, तो वो अपनी जो बचत है उस बचत में से पैसा निकालकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो है बचत की जाती है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि बचत करना अच्छी बात है, कुछ व्यक्ति के लिए वो लाभप्रद होता है, लेकिन अगर सभी के सभी व्यक्ति बचत करने लग जाए तो अर्थव्यवस्था में उपभोग कम होगा। उपभोग कम होगा तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग कम होगी। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग कम होती है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है देश के रोजगार की स्थिति पर पड़ता है। रोजगार की मात्रा कम होगी, फलस्वरूप बेरोजगारी फैल जाएगी। बेरोजगारी फैलने से लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो मांग नहीं होगी, मांग नहीं होगी तो उद्योग धंधे धीरे 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 खत्म होने लग जाते हैं। तो इसमें यही बात होती है कि जो बात यानी बचत कर अगर व्यक्ति करते हैं तो कुछ व्यक्तियों के लिए सही है। अगर सारा का सारा समाज बचत करने लग जाता है और निवेश नहीं करता है, निवेश नहीं करेगा तो अर्थव्यवस्था में विकास की दर कैसे बढ़ेगी? इसे बचत का विरोधाभास भी कहकर पुकारा जाता है। क्वेश्चन कई बार आपके बचत का विरोधाभास किसे कहते हैं इसके नाम से भी पूछ लिया जाता है कि बचत का विरोधाभास किसे कहते हैं, बताइए। इस प्रकार एक चीज के ज्यादा होने पर दूसरी चीज कम होगी, ये ऑटोमेटिकली क्लियर है, क्योंकि y बराबर c प्लस एस होता है। आय जो है किसके बराबर होती है? उपभोग प्लस निवेश, बचत के बराबर होती है। यदि आपका उपभोग जो है c ज्यादा है तो बचत कम होगी, यदि आपका s ज्यादा है तो उपभोग कम होगा। आय तो वो की वही है, कहने का मतलब y जो है वो c प्लस एस के बराबर होती है। एक चीज ज्यादा हो रही है तो एक चीज कम होगी, एक चीज ज्यादा हो रही तो दूसरी चीज कम होती है। यदि व्यक्ति बचत ही ज्यादा करेगा और निवेश नहीं करेगा तो इसका अर्थव्यवस्था पर जो है घातक प्रभाव होना निश्चित है। इस प्रकार इसे बचत का विरोधाभास भी कहकर पुकारते हैं। बचत का विरोधाभास में अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यही लिखना है कि बचत के विरोधाभास के अंतर्गत यदि कुछ व्यक्ति बचत करते हैं तो वो उनके लिए लाभप्रद सिद्ध होता है, लेकिन अगर सभी के सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएं तो उससे अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव पड़ते हैं। आय, मांग, रोजगार, उपभोग, इन सभी पर विपरीत प्रभाव पड़ने लग जाएंगे। यही बचत का विरोधाभास कहकर पुकारा जाता है या इसे ही बचत का विरोधाभास कहते हैं। इस प्रकार समष्टिगत विरोधाभास में बचत का विरोधाभास वाला आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके अलावा एक दो एग्जाम्पल और दिए जा सकते हैं। जैसे बैंक है, बैंक क्या काम करता है? बैंक लोगों की जमाएं स्वीकार करता है और उस जमाओं के आधार पर ऋण प्रदान करता है। तो दूसरा एग्जाम्पल अपने को बैंक वाला ही देना है, यह आपका बचत वाला हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में बैंकों के द्वारा जमाएं स्वीकार करना और ऋण देने का काम किया जाता है। बैंक ये जो ऋण देती है, बैंक जो उधार देती है, वो
नगद जमा के आधार पर उधार देती है। कहने का मतलब परिवार के द्वारा जितनी ज़्यादा मात्रा में बैंकों में पैसा जमा कराया जाएगा उसमें से कुछ प्रतिशत बैंक जो है SLR के रूप में अपने पास रखेगी, कुछ प्रतिशत CRR के रूप में रिजर्व बैंक के पास पैसा रखती है। SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है आप BA सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे जब व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक वाले टॉपिक आएंगे। तो बैंक का जो काम होता है वो बैंक का काम जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना है। तो जितनी मात्रा में जमाएं स्वीकार करना, जितनी मात्रा में बैंक के द्वारा या बैंक में पैसा जमा कराया जाएगा उसी के आधार पर बैंक ऋण प्रदान करने का काम करता है। अब यहाँ पर ऋण प्रदान करता है। अब यहाँ पर जो है व्यक्ति जो कि बैंक में पैसा निकालने जाता है, अपना डिपॉजिट पैसा जब निकालने जाता है तो बैंक आराम से उन व्यक्तियों को पैसा दे देता है। लेकिन अगर सारे के सारे व्यक्ति एक साथ बैंकों से पैसा निकालने के लिए जाए तो बैंक भी जो है वहाँ पर असफल हो जाता है, यानी देने में असमर्थ हो जाता है। क्यों? क्योंकि बैंकों में कुछ व्यक्ति पैसा जमा कराने जाते हैं तो कुछ व्यक्ति पैसा निकालने भी जाते हैं। यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं कि सारे के सारे व्यक्ति जिन्होंने बैंक में पैसा जमा करा रखा है वो सारे के सारे व्यक्ति अगर एक साथ बैंक में पैसा निकालने के लिए जाएं तो वहाँ पर बैंक पैसा देने में असमर्थ हो जाता है। तो कुछ व्यक्तियों के लिए जो बात सही होती है वो अगर सभी व्यक्ति करें तो वो जो है गलत सिद्ध हो जाती है या जो है वो सही सिद्ध नहीं हो पाती है। इसमें आप दूसरा एग्जाम्पल बैंक वाला दे सकते हो। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको जो दे रही हूँ वो है किसान से संबंधित, कि किसान जो है काफ़ी मेहनत करके अच्छे बीज बोकर सिंचाई के साधन लगाकर और जो है और भी खाद वगैरह का यूज़ करके उत्पादन करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्राकृतिक स्थिति या प्राकृतिक जो है बारिश अच्छी हो जाती है, प्राकृतिक कारणों से उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो कुछ किसानों का अगर उत्पादन बढ़ता है तो उनकी आय का बढ़ना निश्चित है। लेकिन अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यक्ति या जितने भी किसान हैं उनके द्वारा जो खेती की जा रही है प्राकृतिक कारणों से उनकी उत्पादन भी है ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। अब सभी किसानों का उत्पादन या उनकी पूर्ति ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी तो बाजार में मांग की अपेक्षा पूर्ति का ज़्यादा होना हो जाता है। अब जब पूर्ति ज़्यादा मात्रा में हो जाएगी तो किसान की आय बढ़ने की जगह आय क्या होगी, घट जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पैदावार होने के कारण वस्तु की कीमत कई बार जो है लागत से भी कम हो जाती है। इस प्रकार ये भी आप जो है समष्टिगत विरोधाभास के अंतर्गत उदाहरण दे सकते हो कि पूर्ति, कई बार आपने सुना होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि किसानों ने जो है आलू की फसल को जो है सड़कों पर फेंक दिया, लहसुन की फसल को सड़कों पर फेंक दिया, या जो टमाटर है वो जो है सड़क पर फेंक दिए गए। क्यों? क्योंकि कई बार जो है किसान को जितनी वो मेहनत करता है यानी उसको लागत भी जब उसको वसूल नहीं होती है तो किसान क्रोधित होकर उस फसल को जो है सड़क पर फेंकने में मजबूर हो जाता है। इसे ही समष्टिगत विरोधाभास के अंतर्गत आप तीसरा एग्जाम्पल जो है दे सकते हो। यह आपका समष्टिगत विरोधाभास हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं इसी टॉपिक के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र का आपसी संबंध, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में आपस में क्या संबंध है इसके बारे में देखेंगे। इसको आप या तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लिखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र का आपसी संबंध।
व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र का आपसी संबंध या परस्पर संबंध, बात एक ही है, कुछ भी लिख लीजिए, आपसी संबंध या परस्पर संबंध कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र इन दोनों में क्या संबंध है, इसके बारे में देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र मैंने आपको बता दिया, ये वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन इसमें किया जाता है। वैयक्तिक फर्म, वैयक्तिक उपभोक्ता, उत्पादक, बचत, विनियोग, ये सारी चीज़ें व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। समष्टि अर्थशास्त्र जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो है अध्ययन किया जाता है, वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से पूर्णतया कैसे हैं, अलग हैं। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं बताई थी, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। प्रोफेसर रैगनर फिश ने 1933 में इन दोनों शाखाओं के बारे में या इन दोनों शाखाओं का प्रादुर्भाव किया। अब यहाँ पर है कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों अर्थशास्त्र कैसे हैं, अलग अलग हैं, परंतु ये दोनों अर्थशास्त्र जो हैं एक दूसरे के पूरक भी हैं। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब होता है एक के बिना दूसरा अधूरा, यानी दोनों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। यदि आप व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हो और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करते हो तो आप अनभिज्ञ हो, अनजान हो। यदि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हो और व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करते हो तो भी आप पूर्ण पारंगत नहीं हो, यानी कि आप अनभिज्ञ या अनजान ही रहते हो। कहने का मतलब दोनों का अलग अलग महत्व है, दोनों का अलग अलग जो है उपयोग किया जाता है। इसमें जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यदि व्यष्टि से संबंधित या व्यष्टि आर्थिक समस्याओं का जो अध्ययन होगा वो किसके अंतर्गत होगा? व्यष्टिगत उपकरणों के द्वारा किया जाएगा। और समष्टिगत आर्थिक समस्याओं का जो अध्ययन होगा वो समष्टिगत उपकरणों के द्वारा ही इनका हल किया जा सकता है। इस संबंध के बारे में प्रोफेसर गार्डनर एक्ले ने कुछ कहा है, उसको आप लिखिए। गार्डनर एक्ले प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में इनका नाम आता है। गार्डनर एक्ले ने व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कहा है कि इन दोनों ही अर्थशास्त्र के बीच में कोई सुनिश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कहाँ तक सीमित किया जाए और समष्टि अर्थशास्त्र को कहाँ तक सीमित किया जाए। इस संबंध में गार्डनर एक्ले यही कहते हैं। इसके अंदर लिखिए, गार्डनर एक्ले के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि व समष्टि, इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा इसको, व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र में, या के बीच कर लो बोले, के बीच कोई सुनिश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती। कहने का मतलब है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को एक सीमा में या एक किसी निश्चित सीमा में बांधे रहना मुश्किल होता है या कठिन है। किसी भी एक सच्चे सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो है दोनों ही शामिल होते हैं, लेकिन
अगर किसी के सार्थक रिजल्ट पर पहुंचना है, सही निष्कर्ष पर पहुंचने की बात करते हैं, तो व्यष्टि आर्थिक समस्याओं का जो अध्ययन है वो व्यष्टि आर्थिक या उपकरणों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। व्यष्टि आर्थिक समस्याओं का हल, व्यष्टि आर्थिक समस्याओं का हल व्यक्तिगत उपकरणों के द्वारा, व्यक्तिगत उपकरणों के द्वारा और समष्टि आर्थिक समस्याओं का हल समष्टिगत उपकरणों के द्वारा ही हल किया जा सकता है। तभी इसके जो निष्कर्ष होंगे या उसके जो है सार्थक परिणाम निकाले जा सकते हैं। एक और अर्थशास्त्री हैं जो कि सैमुअलसन और नॉर्डहाउस हैं, उनका ये मत है कि वास्तव में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी है। इन दोनों में कोई विरोध नहीं है, दोनों ही किसी भी सिद्धांत के लिए या किसी भी अर्थशास्त्र के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। यदि अपन एक को समझते हैं और दूसरे को नहीं समझते हैं तो आप अनभिज्ञ या अनजानी बने रहते हैं। ये प्रोफेसर सैमुअलसन नॉर्डहाउस के द्वारा ये बात कही गई थी कि अगर आप एक का अध्ययन करते हैं और दूसरे का अध्ययन नहीं करते हैं तो वहाँ पर आप क्या है, अर्ध शिक्षित माने जाएंगे। ये प्रोफेसर सैमुअलसन के द्वारा, सैमुअलसन नॉर्डहाउस के द्वारा कथन कहा गया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र इन दोनों में से अगर आप एक को अध्ययन करते हैं दूसरे का अध्ययन नहीं करते हैं तो वहाँ पर आप कैसे हैं, अर्ध शिक्षित या अनभिज्ञ। अनभिज्ञ का मतलब होता है आधा जिसको ज्ञान होता है वो अनभिज्ञ कहलाता है। ये प्रोफेसर सैमुअलसन नॉर्डहाउस ने ये बात कही थी कि आप दोनों का ही अध्ययन, कहने का मतलब क्या है, अत्यंत आवश्यक है। अंत में अगर अपन बात करते हैं तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन तो वस्तुओं और सेवाओं की सापेक्ष कीमत निर्धारित करने के अंतर्गत किया जाएगा और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के लिए जो है ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक वाली बात मैंने आपको बताई थी कि एक के बिना दूसरा अधूरा, ये आपका पूरक कहलाता है। जब आप आगे जाओगे तो वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। दो प्रकार की वस्तुएं होती है, पूरक वस्तुएं होती है, एक होती है स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुओं में होता है कि जब आप एक वस्तु का यूज कर रहे हो तो एक वस्तु के साथ साथ जब आपके पास दूसरी वस्तु होगी तभी आप उसका यूज कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको इसमें, पूरक वस्तु में पैंट शर्ट, ये आपके पूरक वस्तु का उदाहरण है, पैंट और शर्ट। कार और पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल, और डीजल की गाड़ी है तो डीजल। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हो, जैसे टीचर और स्टूडेंट, ये भी पूरक वस्तुओं के उदाहरण के अंतर्गत ही आता है। कहने का मतलब आपके पास पैंट है और शर्ट नहीं है तो आप पैंट का यूज नहीं कर पाओगे। कार है लेकिन पेट्रोल और डीजल नहीं है तो कार नहीं चला पाओगे।
टीचर है और स्टूडेंट नहीं है, या स्टूडेंट है और टीचर नहीं है, तो वो भी पूरक वस्तुओं के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब व्यष्टि और समष्टि इन दोनों का अध्ययन ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों में जो मूलभूत अंतर है, जो कि अपन ने अंतर पढ़ा था, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। एक विशेष अध्ययन में या एक विशेष जब अपन किसी भी टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो हमारा ध्यान या तो व्यष्टि अर्थशास्त्र पर केंद्रित होगा या समष्टि समस्या पर। व्यष्टि समस्या का समाधान व्यष्टि उपकरणों के द्वारा और समष्टि समस्या का समाधान समष्टि उपकरणों के द्वारा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि समस्या तो व्यष्टिगत है और आपका जो है हल करने का तरीका समष्टिगत होगा, या समस्या समष्टिगत है और आपको उसका हल करने का तरीका व्यष्टिगत होगा। कहने का मतलब जिसका समाधान, जिस समस्या का समाधान जिससे होगा उससे ही किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे से पृथक करने की जो है भूल कभी नहीं की जानी चाहिए कि दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक हैं, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा। ये वाली बात आती है। जैसे मम्मी और पापा दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, ना कि एक दूसरे के विरोधी। मम्मी की जगह मम्मी और पापा की जगह पापा, दोनों की ही आवश्यकता महसूस की जाती है और दोनों के द्वारा ही जो है पूरा जो है काम किया जाता है। कहने का मतलब गृहस्थी जो जीवन है वो दोनों के द्वारा चलाई जा सकती है। इसी प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र जो है, इन दोनों का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का ये जो आपसी संबंध है, इसमें आप इस प्रकार तर्क देकर आप व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का दोनों आपसी संबंधों को स्पष्ट कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, जो भी है आपको ठीक लगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में जो आपकी बुक है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा भी जाता है। और क्वेश्चंस के जो बनने के तरीके हैं वो आपके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, या व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या कमियां पाई जाती है। ये तो 3 टॉपिक हुए या 3 क्वेश्चंस तैयार हुए। इसके बाद आज के टॉपिक की बात करते हैं, तो आज का आपका जो टॉपिक के क्वेश्चंस बनेंगे वो है समष्टिगत विरोधाभास किसे कहते हैं, बचत का विरोधाभास किसे कहते हैं। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र